नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। नेपाल पर फिर मंडराया बाढ़ का खतरा। तिब्बत में झील फटने से भोटे-कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नेपाल में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। नेपाल आपदा के दौरान फंसे तमिलनाडु के 21 नागरिक पहुंचे दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने चीन की तरफ फंसे 400 भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। राहत सामग्री लेकर भारत से तीसरा विमान जल्द होगा रवाना। महाराष्ट्र में आज से धर्मांतरण से जुड़ा कानून लागू। स्वैच्छिक धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए अवैध या जबरन धर्मांतरण पर अंकुश लगाना उद्देश्य। रक्षाबंधन को लेकर देश भर में उत्साह और उमंग का माहौल। बहनें भाइयों की कलाई पर बांध रही है राखी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने रचा इतिहास। गत विजेता फैबियानो कारुआना को हराकर ग्रैंड चेस टूर का खिताब जीतने वाले बने पहले भारतीय। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल और तिब्बत में भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद आज भी बड़े पैमाने पर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि नए सैलाब के खतरे ने बचाव दलों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अधिकारियों के मुताबिक करीब 538 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1400 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों में हिमालय क्षेत्र में मौजूद ट्रैकर्स के अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए श्रद्धालु भी शामिल हैं। नेपाल के रसूवा जिले में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण ने ताजा बाढ़ चेतावनी जारी की है। NDRRMA के मुताबिक भोटे-कोसी नदी के उस इलाके में मलबे के साथ पानी का बहाव फिर थोड़ा बढ़ गया है, जहां पहले भीषण बाढ़ आई थी। प्रशासन ने भोटे-कोसी और त्रिशूली नदियों के किनारे राहत और बचाव कार्य में जुटी टीमों को हाई अलर्ट पर रहने की सलाह दी है। तो वहीं संवेदनशील और जोखिम वाले इलाकों में रह रहे लोगों से भी विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर किसी तरह के खतरे के संकेत दिखाई देते हैं तो लोग बिना देरी किए सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। और इस बीच नेपाल में हिमालयी भूस्खलन से 90,000 से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने का अनुमान है। रेड क्रॉस ने शुक्रवार को आशंका जताई कि क्षेत्र में दोबारा बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज के मुताबिक भूस्खलन से बनी झील के तटबंध टूटने के बाद राहत सामग्री ले जा रहे ट्रक रास्ते में फंस गए हैं। अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। नेपाल में दूसरी बार बाढ़ की चेतावनी के बीच बिहार सरकार ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। शाम 3 बजे तक गंडक बैराज से 1,02,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। हालांकि जल संसाधन विभाग का कहना है कि 3.5 लाख से लेकर 4 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज भी अगर बैराज से होता है तो बैराज को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। और इसका कारण बैराज की मजबूती के साथ ज्योग्राफिकल पोजीशन भी है। ग्राउंड जीरो से देखें हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण की ये रिपोर्ट। नेपाल में आई भीषण त्रासदी के बाद आज तीसरा दिन है और गंडक का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। कल शाम के बाद से अभी तक गंडक बैराज से 99,800 क्यूसेक पानी का जो डिस्चार्ज है वो लगातार हो रहा है और जो जल स्तर है वो इसी लेवल पर बना हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो गंडक बैराज है उसके सारे फाटक जो हैं 36 फाटक जो हैं
वो खोल दिए गए हैं ताकि पानी का जो डिस्चार्ज है वो आराम से हो सके। इसके साथ ही सामने मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो गंडक का पानी है वो सामने आ रहा है, तेजी से आ रहा है और बैराज के थ्रू पार कर रहा है। लेकिन जो जल स्तर है वो अभी खतरे के निशान से बहुत नीचे है। गंडक का जो खतरे का निशान है वो 365 फीट पर है, जबकि पानी का जो अभी डिस्चार्ज हो रहा है वो 353 फीट के आसपास पे हो रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो गंडक है वो खतरे के निशान से अभी बहुत नीचे बह रही है। लेकिन ये कहना कि खतरा टल गया है ये अभी पुख्ते तौर पर सही नहीं होगा, क्योंकि नेपाल में भी अलर्ट जारी किया गया है कि अगले 1 से 2 दिनों में फिर से फ्लड आ सकता है। ऐसे में बिहार सरकार जो है वो मुस्तैदी के साथ में मॉनिटरिंग कर रही है। इसके साथ ही जो लोग गंडक के किनारे बसे हुए हैं उनको ऊपर के स्थान पर स्थानांतरित किया गया है, वहां पर उनके रहने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही कम्युनिटी किचन भी रन किया जा रहा है और वहां पे मेडिकल फैसिलिटी भी उन लोगों को दी गई है ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही जहां पर सामुदायिक भवन बनाए गए हैं वहां पर पशुओं के रहने के और उनके चारे की भी व्यवस्था की गई है ताकि इंसानों के साथ में जानवरों को भी परेशानी ना हो। डीडी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ गंडक बैराज से मधुरेश नारायण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नेपाल में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों ने भारतीय नागरिकों की स्थिति पर अपडेट दिया। भारत सरकार ने नेपाल में फंसे नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और पड़ोसी देश को अतिरिक्त राहत सामग्री भेजने की तैयारी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भाखड़ा नांगल बांध को लेकर एक भ्रामक और डराने वाली वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बांध की दीवार में 1.77 इंच का झुकाव आ गया है और इसके टूटने से दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में भयंकर बाढ़ आ सकती है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वायरल दावे की पड़ताल कर इसे पूरी तरह से गलत और भ्रामक बताया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 27 अगस्त 2026 को भाखड़ा नांगल बांध की दीवार में वास्तविक झुकाव यानी कि डिफ्लेक्शन केवल 0.86 इंच ही दर्ज किया गया था, जो कि सामान्य है। और इसके अलावा बांध की मजबूती से जुड़े सभी तकनीकी मानक जैसे कि स्ट्रेस, स्ट्रेन, पोर प्रेशर और सीपेच निर्धारित सुरक्षित सीमाओं के भीतर हैं। बांध पूरी तरह से सुरक्षित है और मजबूत है। पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने देश के इस महत्वपूर्ण बांध को लेकर फैल रही सनसनीखेज और डर पैदा करने वाली अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय उज्बेकिस्तान यात्रा दोनों देशों के रणनीतिक क्षेत्रों में संबंधों को मजबूती देने वाली होगी। ताशकंद से डीडी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने यात्रा को लेकर एक रिपोर्ट भेजी है। 1 सितंबर को उज्बेकिस्तान अपना 35वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां की यात्रा पर होंगे। ये चौथा अवसर होगा जब वे मध्य एशिया के इस देश की यात्रा पर होंगे। राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव दोनों देशों के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय बातचीत को लेकर काफी आशान्वित हैं। Discussions are expected to cover a wide range of areas of mutual interest and identify new avenues for strengthening bilateral cooperation, including trade and investment, critical minerals, healthcare, business-to-business engagement, education, space, technology, culture, and people-to-people exchanges. भारत और उज्बेकिस्तान आने वाले 3 सालों में अपने व्यापार को दोगुना करने के लिए प्रयासरत हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच व्यापार सालाना $1 अरब का है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी साइन हो चुकी है। उसके तहत आज जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है उज्बेकिस्तान में वो 1 बिलियन क्रॉस कर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी शास्त्री मेमोरियल भी जाएंगे। साथ ही ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में
महात्मा गांधी केंद्र का दौरा करने का भी उनका कार्यक्रम है। इस यात्रा को लेकर प्रवासी भारतीय भी काफी उत्साहित हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार थोड़ा इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के साथ इस विजिट में थोड़ा ज़्यादा फोकस हो। बाकी तो हिंदुस्तान के लिए तो बहुत प्रेम ऑलरेडी है यहाँ पे, एंड मोदी साहब इज लुक्ड अपॉन एज अ ग्रेट लीडर। हम बहुत खुश हैं और पॉजिटिव है। इनका हमेशा ये रहता है कि जब भी वो आते हैं तो इंडियन डायस्पोरा से ज़रूर एक मुलाकात करते हैं। इस विजिट के बाद भी हमारे अपेक्षा है, आकांक्षा है कि आप आए और कम्युनिटी के लिए, इंडियन कम्युनिटी, बिजनेस समुदाय के लिए भी, लोकल लोगों के लिए भी और ऑपोज उज़्बेक गवर्नमेंट के लिए भी एक अच्छा खासा एक बेनिफिशियल विजिट रही आपका। भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो वहीं उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का सबसे तेजी से विकास करता हुआ देश है। दोनों देशों ने 3 वर्षों में अपने व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते तो और मजबूत होंगे ही, साथ ही साथ दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। कैमरामैन प्रमोद के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, उज्बेकिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर होंगे और इस दौरान रक्षा, व्यापार एवं निवेश, एआई और आईटी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई सेक्टर मुख्य एजेंडे में होंगे। उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समेत कई क्षेत्रों में प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के उज्बेकिस्तान दौरे पर आ रहे हैं। ये उनका चौथा दौरा है। क्या इस दौरे में खास है, इस पर बातचीत करने के लिए उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत स्मिता पंत जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम डीडी न्यूज पर। इस दौरे का सबसे खास एजेंडा क्या है? जो इस बार का एजेंडा है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगा। रिलेशनशिप मल्टीफेसेटेड है, उसको ध्यान रखते हुए ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट कोऑपरेशन, कल्चरल लिंक्स, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी, कॉन्सुलर मैटर्स, वेज टू बूस्ट टूरिज्म, इन सब पे बातचीत होगी। इस बार और क्या प्रगति होने की उम्मीद है, कि हम ये प्रयास करें दोनों देश मिलकर कि हमारा जो आपसी व्यापार है वो 3 सालों में 2 गुने से ज़्यादा हो जाए? आज हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है, डिस्पाइट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स, करीबन 1.5 बिलियन, 1.3 बिलियन पहुंच चुका है। तो नए उभरते हुए सेक्टर्स कौन से हैं जिनमें हम सहयोग और बढ़ा सकते हैं? मेडिकल इक्विपमेंट, केमिकल डाइज, मशीनरी, एग्रीकल्चर मशीनरी, टेक्सटाइल मशीनरी, इसको एक्सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा वो पोटेंशियल बहुत है, परंतु बात किस पे रुक जाती है, वो है कनेक्टिविटी पे। सिमिलरली इनसे हम बहुत सारे फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म सप्लाई अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं। ये काफ़ी रिसोर्स रिच नेशन है। तो मुद्दा जो है, आई फील कि दोनों कंट्रीज़ नेचुरल मार्केट्स हैं। हम एक्सपोर्ट भी ज़्यादा कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। हिंदी बहुत जगह पर पढ़ाई जाती है, तो उसको लेकर भी बहुत रुचि होगी। हिंदी आज की डेट में 4 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है, 3 यूनिवर्सिटीज़ और 1 स्कूल, 4 जगह पढ़ाई जाती है। एक तो शास्त्री स्कूल है, अगर आपको समय मिलेगा तो आप उसको देख कर आइए। आयुर्वेद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पॉपुलर हो रहा है। बहुत हो रहा है योगा, आयुर्वेद पॉपुलर हो रहा है। योगा फेडरेशन है जो कि 2018 में इस्टेब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंतर्गत। हर साल योगा फेडरेशन के साथ मिलके हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं। बहुत उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चौथे विजिट पर। न केवल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में हम देख रहे हैं कि हम एक दूसरे की साझेदारी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, बल्कि नए नए सेक्टर्स में सहयोग कैसे आगे बढ़े उस पर नजर होगी। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, ताशकंद। महाराष्ट्र में धर्मांतरण से जुड़ा कानून महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2026 आज से पूरे राज्य में लागू हो गया है और इस कानून का उद्देश्य बल, धोखाधड़ी, दबाव, प्रलोभन या किसी अन्य तरह के लालच के जरिए कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है। कानून के तहत विवाह के माध्यम से कराए जाने वाले जबरन या अनुचित प्रभाव वाले धर्मांतरण को भी रोकने का प्रावधान है।
और इसका उद्देश्य स्वैच्छिक धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए अवैध या जबरन धर्मांतरण पर अंकुश लगाना है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसके लिए धर्म बदलने से 60 दिन पहले डीएम को आवेदन देना अनिवार्य होगा। धर्मांतरण कराने वाले धर्मगुरु को भी 60 दिन पूर्व सूचना देनी जरूरी है। धर्मांतरण पूरा होने के बाद प्रशासन को पुनः घोषणा देना आवश्यक होगा। और इस कानून के तहत अगर किसी का जबरन या धोखे से धर्मांतरण कराया जाता है तो पीड़ित व्यक्ति खुद पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकता है। अगर पीड़ित खुद शिकायत करने की स्थिति में नहीं है तो उसके माता पिता, भाई बहन या परिवार का कोई भी सगा रिश्तेदार पुलिस के पास जाकर एफआईआर दर्ज करा सकता है। और इस अधिनियम के तहत सामान्य अवैध धर्मांतरण के मामलों में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 वर्ष की जेल और 1 लाख का जुर्माना तय किया गया है। तो और यदि धर्मांतरण किसी महिला, नाबालिग, एससी, एसटी वर्ग के व्यक्ति या फिर सामूहिक रूप से कराया जाता है तो सजा 7 वर्ष की जेल के साथ ही जुर्माना बढ़कर 5 लाख हो जाता है। अपराध का दोबारा करने की स्थिति में अभियुक्त को अधिकतम 10 वर्ष तक के कारावास और 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। तो वहीं यदि कोई संस्था या संगठन इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो तय सजा के साथ साथ उस संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द कर उसकी सरकारी वित्तीय सहायता तुरंत बंद कर दी जाएगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की सब्सिडी वाली कीमत पर प्याज की खुदरा बिक्री शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के शहरों में आपूर्ति बढ़ाने तथा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए महाराष्ट्र के नासिक से लगभग 453.65 टन प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस शुक्रवार को दिल्ली पहुंची। 21 वैगनों में लाई गई इस प्याज का कुछ हिस्सा चंडीगढ़, लुधियाना और जम्मू जैसे नजदीकी शहरों में भी भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार के पास इस समय मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत बफर स्टॉक के रूप में लगभग 1.21 लाख टन प्याज मौजूद है। और इसके अलावा चेन्नई जाने वाली कांदा एक्सप्रेस रैक को आज ही लोड करके 3 अन्य गंतव्यों मदुरै, एर्नाकुलम और गुवाहाटी के लिए एक के बाद एक रैक रवाना किए जाएंगी। बफर स्टॉक जारी होने से 1 सप्ताह के भीतर दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमतों में कमी होने की उम्मीद है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। पैसे संभाल के रखो। श्योर। कुछ पैसे बीमा में, कुछ पैसे बच्चों की फीस में और कुछ पैसे गांव भेज देना बाबा के लिए। ओके। ओके नहीं भाई, अभी करो। जी मैम। हाँ? लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ चुका है। कितना? 50,000। हाँ? 50,000। FD कर दो। कॉपी दैट। हाँ। अब हर पल बैंक मेरे साथ। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने पवित्र तीर्थ स्थल सचखंड श्री दरबार साहिब में मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे यहां मत्था टेकने का मौका मिला।
तो वहीं महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का चरित्र हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और जैसा है। आज मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है, जो गुरु घर मत्था टेकने का अवसर मिला है। महिलाओं के सशक्तिकरण का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और वही बहन और बेटियों के आरक्षण में कांग्रेस बाधा पैदा कर रही है। कांग्रेस के हाथी के दांत का ये कांग्रेस का चरित्र है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अगर महिला सशक्तिकरण के पक्षधर हैं तो समर्थन करें और विधेयक पारित करवाएं। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। रक्षाबंधन के मौके पर आज बाजारों में चहल पहल देखी जा रही है। साथ ही साथ बस अड्डों पर भी लोगों की भीड़ नजर आ रही है। राखी और मिठाइयों समेत तरह तरह की सामग्रियों से पूरा बाजार गुलजार है। रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर दिल्ली के बाजार सजे हुए हैं। बाजारों में आधुनिक डिजाइन वाली राखियों के साथ साथ पारंपरिक राखियों की भी खूब मांग देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में अलग अलग स्कूलों और संगठनों के बच्चों और छात्रों के साथ रक्षाबंधन मनाया और इस मौके पर राष्ट्रपति ने स्कूली छात्रों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन की मुख्य भावना प्यार, देखभाल और सुरक्षा को प्रकृति और पर्यावरण तक भी पहुंचना चाहिए। उन्होंने बच्चों से पेड़ों पर राखी बांधने, अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने का आग्रह किया। इस मौके पर राष्ट्रपति भवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आए बच्चों और विशेष जरूरतों वाले बच्चों से बातचीत की और इस दौरान बच्चों ने हाथ से बनी पर्यावरण के अनुकूल राखियां राष्ट्रपति को भेंट की। छात्रों ने राष्ट्रपति से मुलाकात करके प्रसन्नता जताई। आगे बढ़ते हैं, जहां भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये हर्षोल्लास का पर्व प्रेम, स्नेह और एकजुटता के बंधन को और मजबूत करे तथा हमें करुणा, सद्भाव और आपसी सम्मान के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करे। सभी के सुख, शांति और समृद्धि की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर आए। स्नेह, अपनत्व और आपसी विश्वास की डोर सदैव अटूट बनी रहे, यही कामना है। और इसी के साथ ही हमारा ये विशेष सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।